स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटाइजेशन को कंटिन्यू करें। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सोलेनोइड यानी परिनाइट। सोलेनोइड बेसिकली जो है एक एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो है आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है उस बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके पास एक तार होती है, वायर होती है जो इंसुलेटेड होती है, यानी जिसके ऊपर कवरिंग होती है। अब ये जो तार होती है ये कुछ आपका इस तरीके की होती है, यानी इस तरीके से ये मुड़ी हुई होती है, ठीक है, हेलिक्स की फॉर्म में मुड़ी हुई होती है कुछ इस तरीके से। अब क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक तार है, एक वायर है, वायर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर करंट फ्लो करती है, तो क्या होता है, उस कारण क्या होता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कुलर वायर्स है, कितनी है आपकी, यहाँ देख सकते हैं आप 5 वायर है या 6 है, रिंग्स है बेसिक। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक जो रिंग है वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या होगा, ये जो तार है जिससे करंट फ्लो कर रही है उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाएगी। और ये जो आपका सोलेनोइड होगा ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, एक मैग्नेट की तरह, बार मैग्नेट। और कब तक करेगा, जब तक इससे धारा प्रवाहित। अब जैसे ही धारा को हम बंद कर देंगे तो इसका मैग्नेटिज्म लूज हो जाएगा, यानी इसका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा, और ये किसी भी जो भी आपकी जो वस्तुएं हैं, जैसे आयरन की कोई वस्तु है, लोहे की कोई चीज है, उसे अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे। तो बेसिकली अगर हम सोलेनोइड की बात करें तो सोलेनोइड क्या है, सोलेनोइड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसुलेटेड तार एक हेलिक्स की फॉर्म में हो, हेलिक्स की फॉर्म में होती है। और ये जो आपका सोलेनोइड होता है बेसिकली इससे जब धारा को प्रवाहित किया जाता है, करंट को फ्लो कराया जाता है, तो ये एक बार मैग्नेट यानी क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। जैसे क्षण चुंबक में 2 पोल होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उसी तरीके से जो आपका सोलेनोइड होता है, सोलेनोइड में भी आपका 2 ध्रुव क्रिएट हो जाते हैं, 2 ध्रुव क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो एक सिरे से क्या होता है, करंट आपके सोलेनोइड के सॉरी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलेनोइड के भीतर जाती है और दूसरे सिरे से बाहर जाती है। अब आपने सोलेनोइड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ठीक है, कि जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, जिस कारण हर एक पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम रहता है। अब अगर हम बात करें सोलेनोइड की, तो सोलेनोइड से कितना आपका जो है चुंबक या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ये प्रोड्यूस करेगा, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ रिंग्स, ठीक है, जितनी ज्यादा रिंग उतना ज्यादा चुंबक तो ज्यादा हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम सोलेनोइड को जो है डिस्कस करें। बाय लॉन्ग सोलेनोइड वी मीन that the solenoid's length is large compared to its radius। अगर हम किसी लंबे सोलेनोइड की बात करें, एक लंबा सोलेनोइड हमारे पास है, एक लंबी परिनालिका हमारे पास है, तो लंबी परिनालिका का अर्थ है कि जो सोलेनोइड होता है जो उसका रेडियस हो, ठीक है, उसका रेडियस है, बेसिकली यहाँ पर हम रिंग के रेडियस की बात करें, ठीक है, इसके रेडियस की। तो जो रिंग का रेडियस होता है वो सोलेनोइड से काफी कम होता है, सोलेनोइड की लेंथ काफी ज्यादा होती है और इसके कंपैरिजन में इसका जो रेडियस होता है वो काफी कम होता है। It consists of a long wire wound in the form of a helix where the neighboring turns are closely spaced। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि जो तार होती है, तार जो होती है वो वुंड होती है की तरह, हेलिक्स की फॉर्म, हेलिक्स की तरह ये वुंड होती है यानी घुमी हुई होती है, और ये आपस में कैसी होती है, पास पास, दूर दूर नहीं होती, पास पास। तो
ईच टर्न कैन बी रिगार्डेड एज अ सर्कुलर लूप। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि हर एक जो टर्न है, हर एक जो टर्न है वो एक लूप की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? एक लूप की तरह व्यवहार करता है। The net magnetic field is the vector sum of the field due to all the turn। अब अगर हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड या नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, ठीक है, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो ये क्या होता है बेसिकली, ये जो है ये वेक्टर सम है हर एक फील्ड। हर एक फील्ड का अर्थ है जैसे कि हमने अभी बात करी कि हर एक जो लूप होता है उसके कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब जितनी ज्यादा लूप, ठीक है, जितने सारे लूप, सबकी अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड होगी, सबका अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब क्या होता है, ये सब सारे की सारी रिंग का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, जिसके कारण जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली जब भी हम सोलोनॉइड की यानी परिनालिका की बात करते हैं तो परिनालिका में क्या होता है, जितने रिंग्स हैं हर एक रिंग का, क्योंकि हर एक रिंग से क्या हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है, हर एक रिंग के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, और इन सब का जो सम होता है, जो इन सब का ऐड होता है, वही क्या होता है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है। एनेमल्ड वायर आर यूज्ड फॉर वाइंडिंग सो दैट टर्न्स आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे जैसे हमने बात करी कि जो आपकी वायर होती, जो तार होती, वो इंसुलेटेड होती, उसके ऊपर क्या होता है, इनेमल होता है, कि वो इनेमल्ड वायर होती है, और क्या होता है जिस कारण उसके ऊपर इंसुलेशन होता है, ठीक है। और बेसिकली इसको ऊपर से कवर क्यों किया जाता है, ताकि इसे, क्योंकि ये पास पास है तो करंट इधर से उधर लीक ना हो, उससे बचाने के लिए इसको इंसुलेटेड किया जाए। लंबी परिनालिका से हमारा तात्पर्य है कि परिनालिका की लंबाई इसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक, इसकी त्रिज्या की तुलना में अधिक। परिनालिका में एक लंबा तार सर्पिल के आकार में लिपटा होता है, जिसमें प्रत्येक फेरा अपने निकट के फेरे के साथ काफी सटा होता है। इस प्रकार फेरे को एक वृत्ताकार पाश माना जा सकता है। किसी परिनालिका के सभी फेरों के कारण उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक फेरे के चुंबकीय क्षेत्रों का सदिश योग होता है। परिनालिका पर लपेटने के लिए इनेमलित तारों का उपयोग किया जाता है ताकि फेरे एक दूसरे से विद्युत रोधी रहें। अब हम बात करते हैं कि जो सोलोनॉइड होता है, सोलोनॉइड के कारण, ये जो आपका परिनालिका है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसी है। बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो सोलोनॉइड होता है में जो तार है वो रिंग की फॉर्म में होती है, हेलिक्स की फॉर्म में, और इस तार के ऊपर कवर होता है जो कि इंसुलेटेड कवर होता है। अब जब इससे धारा प्रवाहित होती है, यानी जो ये रिंग्स बनी है, ये जो हेलिक्स है, इनसे जब धारा प्रवाहित होती है तो धारा प्रवाहित होने के कारण हर एक रिंग पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। हर एक रिंग पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, जो है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। बेसिकली अगर हम किसी भी परिनालिका की बात करें तो परिनालिका में जो, अगर हम उसके भीतर की बात करें, मान लीजिए ये पॉइंट पी, ठीक है, ये आपका पॉइंट पी है, अगर हम इस पॉइंट में बात करें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो आपकी सेम हो हर एक पॉइंट, और यहाँ पे आपकी मैग्नेटिक फील्ड काफी ज्यादा हो। वहीं अगर हम इस सोलोनॉइड के बाहर की बात करें, मान लीजिए क्यू पॉइंट की बात करें या कोई और पॉइंट की बात, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है जीरो हो, ठीक है, या कम हो, इसके कंपैरिजन में, अंदर के कंपैरिजन। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, आपका जो ये सोलोनॉइड है ये किसकी तरह व्यवहार करता है, बार मैग्नेट की तरह। बार मैग्नेट की तरह व्यवहार करने के कारण क्या करता है, इसमें से जो है फील्ड लाइन अंदर आती है एक सिरे से और दूसरे सिरे से बाहर जाती है, जिस कारण ये क्या बनाता है, लूप बना। अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर हम क्या करते हैं, ये जो आपकी तारें हैं इनको हम आपस में काफी
बिल्कुल सटा के जो है वुंड कर देते, तब क्या होता है, इसके अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड काफी सही होती है, लेकिन बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है। इस कॉन्सेप्ट के बेस पे हम यहाँ पर जो आपकी परिनालिका होती है यानी सोलोनॉइड होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये डिस्कस करें। अब हम क्या करते हैं, हम एक क्लोज लूप ले लेते हैं। हमारे पास एक लूप है PQRS, ठीक है। इस लूप की जो है साइड जो है वो कितनी है, L है, इससे करंट फ्लो कर रही है। अब हमारे पास सोलोनॉइड है, ठीक है, सोलोनॉइड PQ आप देख सकते हैं सोलोनॉइड के भीतर आ रहा है और SR बाहर। अब अगर हम इसकी यहाँ पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इधर, ठीक है। और अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड इधर है और आपका जो डीएल कंपोनेंट है यानी जो तार है बेसिकली, ये जैसे PQ है, QR है, RS है और SP। अब अगर हम बात करें PQ की, तो PQ की जो है आप देख सकते हैं DL की, DL ऐसे है, DL इस दिशा में, मैग्नेटिक फील्ड यानी B की दिशा ये है, तो दोनों की दिशा क्या है, सेम है, एक ही तरफ है। तो इनके बीच में एंगल कितना है, PQ पे एंगल कितना है यहाँ पे, यानी इस पे L में और B पे एंगल कितना है, PQ पे का केस ले तो यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री। अब अगर हम बात करें QP, तो QP ये है आपका L, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। इसी तरीके से अगर हम SP की बात करें, इसका और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। यानी अगर हम बात करें SP की और RS की, तो दोनों केसेस में जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। नेक्स्ट हम बात करते हैं SR की, तो SR कहाँ है, सोलोनॉइड के बाहर। और हमने क्या पढ़ा है कि सोलोनॉइड के बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कमजोर होती है या फिर जीरो होती है। यहाँ पर ये जो है आपका जो सोलोनॉइड है ये काफी क्लोजली जो है वुंड है, तो इसके बाहर जो SR है यहाँ पर B का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। यानी PQ में PQ, RQ और SP जो है, इनमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी B, लेकिन बाहर 0। PQ जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 0 डिग्री का एंगल बना रही है, SP और RQ 90 डिग्री का बना रही है, और बाहर ये जो है आपका B ये 0, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे आपका B का मान निकले, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे, आप इसे ड्रॉ करेंगे, आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर a solenoid having n turns। मान लीजिए हमारे पास एक परिनालिका है, जिसकी कुंडलियों की संख्या n है। Let us also consider a loop PQRS। मान लीजिए एक लूप है PQRS। The current
through the loop the current flowing through the loop in anti-clockwise direction. ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो। अब हम क्या जानते हैं, अब आप लिखेंगे साइड PQ में 0 डिग्री एंगल with the magnetic field. ठीक है, तो PQ चुंबकीय क्षेत्र के साथ जीरो डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इस केस में cos थीटा यानी cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ठीक है, cos थीटा यानी cos 0 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में आपका cos 0 1 हो जाएगा। तो यानी आप लिख सकते हैं, अगर हम इस एलिमेंट को लें, कौन सा एलिमेंट आपका PQ, तो इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q B डॉट dl इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P टू Q B dl cos थीटा, तो ये आ जाएगा आपका B इंटीग्रेशन ऑफ B dl cos थीटा यानी cos 0 डिग्री यानी 1। ठीक है, यानी B इंटीग्रेशन ऑफ dl यानी BL। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dl L, क्यों, क्योंकि आपने देखा ये साइड जो है PQ ये कितनी है L है, इसकी लंबाई कितनी है L। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dl हम क्या लेंगे, कैपिटल। ठीक है, पहली इक्वेशन हो गई। सेकेंड, आर क्यू क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और एसपी भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ऑल्सो साइड PQ, साइड QR और SP, QR and SP, QR and SP makes 90 degree angle with the magnetic field। QR और SP भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या हो जाएगा आपका cos 90 डिग्री कितना होता है आपका, cos 90 आपका 0 होता है। तो अगर हम इन दोनों केसेस की बात करें, ठीक है, पहले अब Q से R ले लेते हैं, तो Q टू R B डॉट dl हो जाएगा आपका Q टू R B dl cos 0 डिग्री, सॉरी cos 90 डिग्री, तो cos 90 क्या है आपका 0 है, यानी ये आ गया 0। इसी तरीके से हम बात करें S2P,
बी डॉट डी एल बराबर एस टू पी बी डी एल कॉस 90 डिग्री। तो ये भी आपका कॉस 90 जीरो हो जाएगा, तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो ये भी आपका जीरो। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये थर्ड इक्वेशन हो। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम ले लेते हैं चौथा एलिमेंट जो है आपका आर एस। ठीक है, अब ये जो आर एस है ये बाहर है, यहाँ पे बी का मान जीरो। ठीक है, अब लिखेंगे ऑल्सो आर एस इज आउटसाइड, साथ साथ लिखते रहेंगे। ठीक है, आउटसाइड द सोलेनॉइड, सो बी इक्वल्स टू जीरो। आर एस परिनालिका के बाहर है, तो बी का मान जो है वो हो जाएगा आपका जीरो। तो इस केस में R2S B डॉट डी एल होगा, तो यहाँ पे B क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इंटीग्रेशन R2S जीरो, ये जीरो। ठीक है, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन है। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। अब अगर हम पूरा लूप ले लेते हैं PQRS, ठीक है, ये हमारा लूप है। यहाँ पर अगर हम टोटल जो है इंटीग्रेशन कर दे BDL का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ PQRS B डॉट DL, ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ P2Q B डॉट DL प्लस Q2R B डॉट DL प्लस R2S B डॉट DL प्लस S2P B डॉट DL। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 1 2 3 से, 3 और 4 से। तो आप लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ पी क्यू आर एस बी डॉट डी एल P2Q B डॉट डी एल, इतना है BL, तो आप BL लिख लेंगे प्लस सेकेंड इक्वेशन Q2S Q2R, Q से R तक। ठीक है, तो Q से R और S से P क्या आया, जीरो, दोनों के लिए जीरो लिख देंगे, और R2S जीरो आया क्योंकि B जीरो। ठीक है, तो ये तीनों क्या हो गए आपके, जीरो हो गए। तो हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन PQRS B डॉट DL इक्वल्स टू BL। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करें यहाँ पर एम्पेयर सर्किटल लॉ, ठीक है, यहाँ पे अगर हम एम्पेयर सर्किटल लॉ ले, जो आपके लूप्स हैं यहाँ पे, तो आप लिखेंगे बाय एम्पेयर्स सर्किटल लॉ। तो एम्पेयर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपका जो B डॉट DL है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL क्या आता है, म्यू नॉट एन एल आई। ठीक है, हम क्या लेंगे, क्लोज इंटीग्रल B डॉट DL बराबर म्यू नॉट एन एल आई। एन क्या है, नंबर ऑफ लूप, एल क्या है, लेंथ। ठीक है, और आई। अब हमारे पास क्या आया है फिफ्थ इक्वेशन से,
इसको आप लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल, तो क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बी एल। ठीक है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से हमारे पास बी एल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसकी जगह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 5। तो क्या मिलेगा आपको, बी एल बराबर म्यू नॉट एन एल आई, एल से एल कैंसिल, यानी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो जो आपका सोलोनॉइड है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जो उत्पन्न होगी वो कितनी होगी, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको डिराइव, आप इसे नोट करेंगे। अब अगर हम किसी सोलोनॉइड की बात करें, ठीक है, हमारे पास सोलोनॉइड है, ठीक है, और हम सोलोनॉइड के एंड यानी जो उसका सिरा है उसके पास अगर हम बात करें, तो उसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यानी बी होता है, वो होता है आपका बी बराबर म्यू नॉट एन आई बाय। ठीक है, so at the end of and near the end of solenoid, the magnetic field induction is found to be mu naught times n I by 2। परिनालिका के अंत के निकट चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो परिनालिका है उसके जो सिरा है, जो उसका एंड पॉइंट है, सिरे जो है उसके पास अगर हम किसी पॉइंट को ले, तो वहां पर हमारे पास बी का मान म्यू नॉट एन आई बाय 2 आ जाए। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है आपका फोर्स बिटवीन टू पैरेलल लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट। धारा प्रवाहित करने वाले दो समानांतर रैखिक चालकों के बीच पर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि हमारे पास दो सीधे चालक हैं, इनसे धारा प्रवाहित हो, धारा प्रवाहित होने के कारण इनके बीच में जो बल लगता है वो कितना होता है, ये हम डिस्कस। मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर हैं, C1 D1 और C2 D2। ठीक है, अब दोनों से करंट फ्लो करेगा, दोनों से धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने के कारण क्या होगा, इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब जैसे कि आपने पढ़ा है, जैसे हम डिस्कस करते हैं, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट किधर फ्लो कर रहा है, ऊपर की। ठीक है, तो अंगूठे से अगर हम राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो अंगूठा क्या दिखाता है, आपका करंट की दिशा, और जो ये फिंगर्स है ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस तरीके से होगी। ठीक है, यानी इस तरीके से। और आप जानते हैं कि एक जो सीधा चालक होता है उसके चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है, यानी ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम। अब दोनों से धारा प्रवाहित हो रही है, दोनों आपस में समानांतर है, ठीक है, बराबर दूरी पे है, 8 दूरी पर है। तो क्या होगा, दोनों से धारा प्रवाहित होगी, तो दोनों से धारा प्रवाहित होगी तो उसी के कारण क्या होगा, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो, मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाए। अब अगर हम बात करें C1 D1 की और C2 D2, ठीक है, ये दोनों कंडक्टर है। अगर हम C1 D1 से करंट को फ्लो होते हुए ले, यहाँ से I1 करंट फ्लो हो रही है, तो इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ेगा, C2 D2। ठीक है, अब इससे भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अब अगर हम बात करें कि जो C2 D2 है वो जब इसके इन्फ्लुएंस में आता है, यानी पहले वाले तार के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसके प्रभाव में आता है, तो क्या होता है, ये जो है एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसी तरीके से अब हम ये भी जानते हैं कि C2 D2 से भी करंट फ्लो हो रहा है, धारा प्रवाहित हो रही है I2। अब इस धारा के कारण क्या होगा, इस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अब इस चुंबकीय क्षेत्र के जो है
प्रभाव में C1D1 तार आए। ठीक, अब क्या होगा, इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो C1D1 तार है वो क्या होगी, वो भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, बल को का अनुभव करेगी। ठीक है, जो कि उस तार की तरफ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास दो चालक है, दोनों से धारा प्रवाहित होगी, दोनों की धाराओं के कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो दोनों जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो दोनों चालकों पर क्या करेगी, बल लगाएगी। और बल लगाने के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे की तरफ, क्योंकि बल कहाँ लग रहा है, जैसे आप देख सकते हैं पहले केस में पहली वाली तार के कारण दूसरे वाली तार पे बल लग रहा है, और किधर लग रहा है, पहली तार की तरफ। इसी तरीके से दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि दूसरी तार पे करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो पहली तार है वो इस दूसरी तार की तरफ क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, उसमें बल। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट जो है एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, और ये करंट जो है, करंट दोनों में दिशा सेम है, और जो फोर्स लग रहा है दूसरी तार पे वे पहली तार की तरफ, यानी जिसके कारण चुंबकीय बल लगा उसकी तरफ। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि जो तार है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित, क्योंकि पहली तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण दूसरी तार पहली तार की तरफ मूव करेगी, और पहली तार के करंट के सॉरी दूसरी तार के करंट के कारण जो पहली तार है वो जो है दूसरी तार की तरफ अट्रैक्ट करेगी। यानी जब आपके जो तार है, दो पैरेलल कंडक्टर हैं, उनसे धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, यानी आकर्षित करती है। अगर हम बात करें इस केस की, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आपका तारों के बीच में बनेगा, ये तार है, ये दूसरी तार है, एक करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका जो डायरेक्शन होगी वो कुछ इसी तरीके से हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपकी करंट फ्लो कर रही है, ये I2 करंट फ्लो कर रही है, और इस तरीके से आपकी जो है मैग्नेटिक फील्ड की शेप। ठीक है, इस तरीके से आपका मैग्नेटिक फील्ड की शेप होगी। ठीक है, इस तरीके से आपके दोनों जो आपके तार है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है वो ठीक है, आप इसे नोट करें। तो बच्चों आज हमने परिनालिका यानी सोलेनॉइड के कॉन्सेप्ट को समझा, साथ ही साथ हमने ये जाना कि परिनालिका में अगर हम परिनालिका के कारण मैग्नेटिक फील्ड को निकाले तो वो कितना निकले। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि जब आपके पास दो सीधे कंडक्टर यानी स्ट्रेट कंडक्टर होते हैं, उनसे धारा प्रवाहित होती है, तो ऐसे दो कंडक्टर जो कि समानांतर है, जो सीधे हैं, समानांतर है, उनसे धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस धारा के कारण जो फोर्स है वो किस तरफ लगता है ये हमने देखा। दोनों के दोनों जो तार है उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लगता है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, ये भी आज हमने डिस्कस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और ये देखेंगे कि अगर हमारे पास दो सीधी तार है जिनसे धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो इन विपरीत धाराओं के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी उत्पन्न होती है, या मैग्नेटिक फील्ड कितना जो है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, ये हम डिस्कस करेंगे।
ठीक है, तो ये हम सब कुछ नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इतना आपको पढ़ाया गया है, आपको रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी आपके मन में प्रश्न उठता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस